अस्सलामुअलैकुम। आज हम फ़िज़िक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो ना सिर्फ एग्ज़ाम में रिपीट होता है बल्कि रियल लाइफ में हर जगह काम आता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब हम फिज़िक्स का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ऑफ लॉ, न्यूटन सेड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट करते हैं हर दूसरे ऑब्जेक्ट को। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट है ना, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे यूनिवर्स में है, विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन मैसेज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करें, फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि उस फोर्स की मदद से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अब वो जो फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो मैसेज के जो प्रोडक्ट होता है उसके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, डिस्टेंस के। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम आसान समझें कि अगर बहुत ज़्यादा मैस है तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारी फोर्स क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो फोर्स वीक, डिस्टेंस ज़्यादा। और अगर फोर्स जो है वो वीक नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि उसमें डिस्टेंस क्या है, कम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वो सिंपल सी बताना चाह रहा है। तो अब अगर अगली बात वो इसमें यही बताना चाह रहा है कि ऑल ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अब मून है, ठीक है, तो वो मून जो है वो हमारे अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो वो किसकी वजह से घूम रहा है, एक फोर्स है जो मून और अर्थ के दरमियान है, जो मून को मजबूर कर रही है कि वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमे। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेरिवेशन देखें तो सबसे पहले हम इसका मैस का इफेक्ट देखते हैं। तो हमने बताया कि अगर मैस इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज़ करेगी। तो हमने बताया था कि जो मैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अच्छा, तो अगर अब हम देखें अगली बात, तो अब ये देखिए, अब डिस्टेंस का इफेक्ट तो हमने इसकी स्टेटमेंट में पढ़ा था ना। अब हमने पहले मैस का इफेक्ट पढ़ लिया कि वो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हम इसी तरह पढ़ते हैं डिस्टेंस का इफेक्ट। अब वो कह रहा है कि फोर्स डिक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्टेंस वहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब इन्वर्स रिलेशन है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, किसका, फोर्स का। तो अब हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ मैं इसको, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब कंबाइन बोथ इफेक्ट, यानी कि हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने ये जो साइन है इसको क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ से। तो हम उसके लिए कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो हम ये लिखेंगे ऐड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम जी कहते हैं। तो हमारा ये फार्मूला ड्राइव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और जो M1 और M2 है वो हमारे क्या हैं, मैसेज है। ठीक है, वो हमारे क्या हो गए हैं, मैसेज हो गए। और जो R है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो डिस्टेंस को भी कभी आपको पता लग गया होगा। इसी तरह जो अब जी है वो क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। चलें, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ यही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, हमेशा। वो कभी भी पुश नहीं करती या वो रिपेल नहीं करती, हमेशा वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ऊपर पहले स्टेटमेंट में बताया गया कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें स्टेटमेंट ने ये बता दिया था कि जो दो मैसेज हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स। ये तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो एक ही जैसी रहेगी। बेशक वो वैक्यूम हो, स्पेस हो या एयर हो, जो मर्जी हो, वो डिपेंड नहीं करती मीडियम के ऊपर। यानी कि मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ठीक है, तो अगली बात, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, अब हम कह रहे हैं ना कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, हम कहते हैं ना कि हमने ये फार्मूला पढ़ा था ना, कि यहाँ पर देखते हैं कि जो एफ होता है, जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि अगर हम रेडियस को 2 टाइम
कर दें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टाइम रेडियस, रेडियस प्लस किया है तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा फोर्स यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/4, यानी कि अगर हम 2 टाइम रेडियस करेंगे तो फोर्स कितने टाइम डिक्रीज होगी, 4 टाइम डिक्रीज होगी। ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह अब देखें उसने 3 टाइम्स रेडियस हो गया, अब मैं 3 लिख देता हूँ, ये मैंने 3 लिख दिया। अब 3 3 था, अब 9 आएगा, तो यानी कि फोर्स जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/9 के, ठीक है। तो यानी कि 3 टाइम रेडियस करने से फोर्स जो है वो 9 टाइम डिक्रीज होगी। ये बात भी समझ आ गई। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एप्लीकेशंस क्या है, तो अब ये सारी वही बातें, एप्लीकेशन से क्या है कि ये अब ये सारा एक्सप्लेन करता है। जैसे कि देख लें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे, क्यों घूमे, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वो स्पेस हो जो मर्जी, ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो एक जैसी ही रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। तो इसी तरह जो मून, अब जो टाइड्स होते हैं, ठीक है, वो किस, यानी कि जो लहर होती है समंदर की, ठीक है, वो मून की ग्रेविटी की वजह से बनती हैं, ठीक है। इसी तरह प्रिडिक्ट ऑर्बिटल्स, इनके प्रिडिक्ट ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेसिस फॉर सेंडिंग रॉकेट्स एंड स्पेस मिशंस। तो ये सब इसकी एप्लीकेशन है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लास्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हमने ऊपर तो ये टॉपिक पढ़ा है ना, हमने ऊपर ये टॉपिक पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब वो कह रहा है कि ये कनेक्ट है किसके साथ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट वन होगा उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ा कि दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक एक्शन करेगा दूसरा रिएक्शन करेगा। तो ये तो आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो इसमें क्या होता है, हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो इसका क्या मतलब है कि ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन है वो वर्क हैज़ एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। और ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं इसी के रिलेटेड, ये आप देख लें और ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इतनी है बस, ऊपर फार्मूला दिया हुआ है। अच्छा, वैल्यू भी दी हुई है, ये पढ़ के और आपने सारी वैल्यूज़ डालनी है और उनको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व हुए हैं लेकिन प्रैक्टिस हो जाए।